नई सुबह की शुरुआत के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं एक नए तेवर, नए कलेवर के साथ, नया सवेरा के इस बेहद विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार। कई बड़ी खबरों पर आज हम विस्तार से डालेंगे नजर। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता, भी दिखाएंगे आपको देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और साथ ही साथ बात होगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ कहानियों की भी। शुरुआत करेंगे सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तेलंगाना में चरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का करेंगे उद्घाटन। नए जम्मू रेलवे डिवीजन समेत कई रेल प्रोजेक्ट्स की भी करेंगे शुरुआत। पटना में गांधी मैदान से हिरासत में लिए गए प्रशांत किशोर बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे जनसुराज के पार्टी के प्रमुख। यूनियन कार्बाइड से जुड़े मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। जहरीले कचरे को भोपाल से पीथमपुर ले जाने और वहां पर नष्ट करने पर रोक लगाने की है मांग। पूरे उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का कहर, विजिबिलिटी कम होने से ट्रेन और हवाई यातायात पर असर, कई इलाकों में बारिश के भी आसार। प्रयागराज में महाकुंभ की उल्टी गिनती शुरू, देश विदेश से जुटने लगे श्रद्धालु। डीजीपी प्रशांत कुमार ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन करेंगे। 742.1 किलोमीटर लंबे जम्मू रेलवे डिवीजन के निर्माण से जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में इजाफा तो होगा ही, साथ ही साथ तेलंगाना में चेरलापल्ली के न्यू टर्मिनल स्टेशन का भी वो उद्घाटन करेंगे। पीएम पूर्वी तट रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन की आधारशिला रखेंगे और इसी के साथ तेलंगाना के मेडचल मलकजगिरी जिले में चेरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन को लगभग 413 करोड़ रुपए की लागत से दूसरे प्रवेश और नए कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। अच्छी यात्री सुविधाओं वाला ये पर्यावरण अनुकूल टर्मिनल सिकंदराबाद, हैदराबाद और काचीगुडा जैसे शहर में मौजूदा कोचिंग टर्मिनलों पर भीड़ को कम करेगा। प्रधानमंत्री पूर्वी तटीय रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन की आधारशिला रखेंगे। इससे ओडिशा, आंध्र प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और क्षेत्र का समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास संभव हो सकेगा। और आपको बता दें कि पटना की पुलिस ने आज तड़के जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर को हिरासत में ले लिया और अपने साथ उन्हें एम्बुलेंस में अस्पताल ले गई है। पुलिस ने गांधी मैदान में उस स्थान को भी खाली करा लिया है जहां पर प्रशांत किशोर प्रदर्शनकारियों के साथ अनशन पर बैठे हुए थे। आपको बता दें, इस दौरान पटना पुलिस और जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर के समर्थकों के बीच झड़प भी हुई। 2 जनवरी से बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने समेत 5 मांगों को लेकर प्रशांत किशोर धरना दे रहे थे। आमरण अनशन पर बैठे हुए प्रशांत किशोर को डॉक्टरों ने चेताया भी था कि कुछ नहीं खाया तो उनकी स्थिति बिगड़ सकती है। पिछले वर्ष 13 दिसंबर को आयोजित संयुक्त प्रतियोगी जो परीक्षा होती है उसमें पटना के बापू भवन परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र लीक होने की अफवाह फैल गई थी और इसके बाद सैकड़ों उम्मीदवारों ने विरोध दर्ज कराने के लिए इस परीक्षा का बहिष्कार भी किया था और इसके बाद बीपीएससी ने बापू परीक्षा परिसर में फिर से परीक्षा आयोजित कराने का आदेश दिया था। इसे लेकर शनिवार को पटना के कई केंद्रों में पुनर्परीक्षा भी आयोजित की गई। तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।
जन स्वराज पार्टी पहले ही कह चुकी है कि वो 7 तारीख को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेगी। तो खाली कराया गया है पटना का गांधी मैदान। हिरासत में प्रशांत किशोर लिए गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता मधुरेश नारायण पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मधुरेश, प्रशांत किशोर को हिरासत में ले लिया गया है, गांधी मैदान को खाली कराया गया है। ये बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर की जो स्वास्थ्य है वो कहीं ना कहीं बिगड़ रहा था, कुछ ना खाने से डॉक्टरों ने उनको चेताया भी था, लेकिन उसके बावजूद वो अनशन पर डटे रहे और इससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ा है और इसीलिए उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है ताकि उनका स्वास्थ्य जो है उस पर निगरानी रखी जा सके, उन्हें कुछ खिलाया जा सके। अभी क्या कुछ स्थिति है उनके स्वास्थ्य की? देखिए, मेरे राइट साइड में गांधी मैदान का वो हिस्सा था जहां पर प्रशांत किशोर जो है वो पिछले 3-4 दिनों से बैठे हुए थे। 2 तारीख की शाम 5 बजे से प्रशांत किशोर ने अपना अनशन शुरू किया था और इसके बाद उन्होंने पहले तो खाना कम किया और इसके बाद उन्होंने पानी भी लेना छोड़ दिया था, जिसके बाद कल जो डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य पर नजर रख रही थी, उन्होंने कहा कि कम से कम प्रशांत किशोर को पानी लेना चाहिए। अगर वो पानी नहीं लेते हैं अगले 4 से 5 घंटों तक तो फिर उनके किडनी पे इफेक्ट पड़ सकता है और जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। जिसके बाद आज सुबह लगभग 3 से 4 बजे जो दानापुर एएसपी हैं और इसके अलावा अन्य पुलिस जो अधिकारी हैं इनकी देखरेख में एक टीम का गठन करके गांधी मैदान को खाली कराया गया और प्रशांत किशोर को एम्बुलेंस में ले जाया गया सबसे पहले एम्स, लेकिन एम्स ले जाने के बाद प्रशांत किशोर ने अपना इलाज कराने से मना कर दिया है और उन्होंने साफ कहा कि वो किसी तरह का कोई इलाज करवाना नहीं चाहते, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। इसके बाद पुलिस वहां से उनको नौबतपुर की तरफ लेकर के गई है। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि पुलिस उनको कहाँ लेके जा रही है, लेकिन पुलिस जो है अभी नौबतपुर की तरफ उनको लेके गई। मधुरेश, ये भी जानना चाहेंगे, ये भी कहा जा रहा है कि उनके जो समर्थक हैं और वहां पर जो छात्र थे और समर्थकों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की है। देखिए, ये पुलिस को वहां बल प्रयोग तो करना पड़ा क्योंकि बड़ी संख्या में वहां उनके समर्थक मौजूद भी थे और ऐसे में प्रशांत किशोर को वहां से हटाना इतना आसान था नहीं, तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग तो वहां पे करना पड़ा है और इस बीच में जो उनके समर्थक थे और पुलिस जो थी उसके बीच में धक्का मुक्की थोड़ी बहुत हुई है। लेकिन जो परिस्थिति थी उसको नियंत्रण में लेकर के ही पुलिस ने काम किया है और वहां से समर्थकों को और प्रशांत किशोर को हटा दिया है। अभी वो जगह पूरी तरीके से खाली कर दी गई है। हालांकि प्रशांत किशोर ने इससे पहले अब जब जगह खाली कर दी गई है, आजाद मैदान खाली हो गया है और प्रशांत किशोर भी को भी पुलिस ले गई है उनके स्वास्थ्य के इलाज के लिए, तो क्या माना जाए कि अनशन ये अब समाप्त हो गया है या अनशन अभी जारी रहेगा? देखिए, एक बयान प्रशांत किशोर का भी सामने आया था कुछ दिनों पहले। उन्होंने कहा था कि कोई भी ऐसा कानून नहीं है जिससे उनको बहुत दिनों तक जेल में बंद करके रखा जा सके या डिटेन करके रखा जा सके और अगर वो उनको यहाँ से हटाया गया, गांधी मैदान की गांधी मूर्ति के पास से हटाया गया, तो वो वापस आएंगे और इससे बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और तब जो प्रशासन है उसको निश्चित रूप से झुकना पड़ेगा। तो अभी ये क्लियर कहा नहीं जा सकता है कि प्रशांत किशोर का अगला मूव क्या होगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर एक अच्छे रणनीतिकार हैं, तो उन्होंने ये पहले ही जरूर सोच रखा होगा कि पुलिस जो री एग्जाम है उसके बाद उनको हटाएगी और री एग्जाम अगर सफलतापूर्वक हो जाता है और उसको हटाया जाता है तो उनका अगला मूव क्या होगा उन्होंने निश्चित रूप से सोच कर रखा होगा। बिल्कुल, अच्छे रणनीतिकार तो हैं, साथ ही साथ राजनीति में भी प्रवेश कर चुके हैं। तो क्या कहा जाए, ये जो अनशन है ये शुद्ध छात्रों का अनशन है या फिर अब ये राजनीति से प्रेरित हो चुका है और इसे राजनीतिक नजरिए से देखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल इसे राजनीतिक नजरिए से देखना चाहिए। मैं लगातार बताता रहा हूं कि छात्रों का जो आंदोलन था उसको कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर और पप्पू यादव ने हाईजैक करने की कोशिश की और यही कारण था कि 31 दिसंबर की रात को गो बैक प्रशांत किशोर के नारे भी छात्रों ने गर्दनी बाग में लगाए थे, जो जगह हाईकोर्ट के द्वारा डेजिग्नेटेड है प्रदर्शन करने के लिए, वहां से प्रशांत किशोर को हटा दिया गया था। जिसके बाद प्रशांत किशोर ने गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के पास में अपना अलग प्रदर्शन किया और जब वो प्रदर्शन कर रहे थे वहां पर 2, 4, 5 नाम मात्र के छात्र थे, बाकी उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता है वही उनके साथ बैठे रहते थे। जब एग्जाम हुआ, री एग्जाम जब हुआ 4 तारीख को, वो भी सफलतापूर्वक हुआ, बड़ी संख्या में छात्रों ने उसमें हिस्सा लिया,
कहीं से हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें छात्रों का कोई भी इन्वॉल्वमेंट था। ये शुद्ध रूप से प्रशांत किशोर की पार्टी का जो अनशन था वो कर रहे लेकिन मधुरेश, हम देखते हैं, अक्सर देखने में आता है कि जनता के कई बड़े बड़े मुद्दे वो दब जाते हैं जब वो राजनीति से प्रेरित हो जाते हैं या राजनीति उस पर हावी हो जाती है। और इस मामले में भी कहीं ना कहीं ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जिस तरह से हाईजैक कर लिया है, बिल्कुल राजनीतिक हो चुका है ये अनशन। देखिए, जो मामला है वो दबने की बात नहीं है, क्योंकि 912 सेंटर्स पे बीपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट किया था। 911 सेंटर्स पे सफलतापूर्वक एग्जाम को कंडक्ट करवाया गया। एक सेंटर पर जो बापू परीक्षा परिसर है, वहां पर कुछ उपद्रवियों ने क्वेश्चन पेपर छीन लिया और क्वेश्चन पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए वो एग्जामिनेशन सेंटर के गेट पर चढ़ गए और वहां से क्वेश्चन पेपर बाहर की तरफ से किया। ये शुद्ध रूप से जो जिला प्रशासन की जांच कमेटी का गठन किया गया था, उसमें ये सामने आया कि ये पहले से सुनियोजित था। तो कहीं ना कहीं इसकी तैयारी पहले से चल रही थी कि ये क्वेश्चन पेपर को इसके साथ में इस तरीके से करना है। अब ऐसे में जो आयोग है बीपीएससी ने दोबारा री एग्जाम कंडक्ट कराया और री एग्जाम में बड़ी संख्या में 6000 के लगभग बच्चे जो है वो आए और री एग्जाम भी जो कंडक्ट कराया गया सिर्फ बापू परीक्षा परिसर का कराया गया, क्योंकि परेशानी सिर्फ वही हुई थी। और इतनी बड़ी संख्या में जब छात्र उसमें शामिल हो गए, अब कहीं से भी ये लग नहीं रहा है कि इस एग्जाम को कैंसिल करने की जरूरत है या कुछ। और आयोग ने हमारे साथ डीडी न्यूज के साथ बात करते हुए साफ कहा भी है कि वो इस महीने के आखिरी सप्ताह में पीटी एग्जाम का रिजल्ट जारी करेंगे और उनकी पूरी कोशिश होगी कि मार्च के आखिरी सप्ताह या अप्रैल में मेंस का पेपर भी वो कंडक्ट करवाए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मधुरेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि खाली करा लिया गया पटना गांधी मैदान और प्रशांत किशोर अब पुलिस हिरासत में। और अब आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे को नष्ट करने के मामले में उच्चतम न्यायालय में आज सुप्रीम सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके यूनियन कार्बाइड के खतरनाक कचरे को भोपाल से पीथमपुर ले जाने और वहां पर इसे नष्ट करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि पीथमपुर के लोगों की सहमति के बिना यह फैसला नहीं लिया जाना चाहिए था। लोगों का कहना है कि इस कचरे को किसी दूसरी जगह पर जलाया जाना चाहिए। पीथमपुर में रहने वालों को इस कचरे से रेडिएशन का खतरा हो सकता है। 1984 में यूनियन कार्बाइड कारखाने में खतरनाक गैस मिथाइल आइसोनेट लीक होने से 8000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी, जबकि हजारों लोग प्रभावित होकर अपंगता और अंधेपन के शिकार हुए थे। इस याचिका में कहा गया है कि किसी हादसे की स्थिति में पीथमपुर में उचित मेडिकल सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में यूनियन कार्बाइड से जुड़े जहरीले कचरे के निपटान को लेकर कई लोग आत्मदाह तक की कोशिशें कर चुके हैं। हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव से लेकर जिला प्रशासन तक सबने इलाके के लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है और विश्वास दिलाया है कि लोगों की जानकारी के बगैर कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा। तो चलिए, आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि भोपाल गैस कांड से जुड़ा आखिर क्या है ये पूरा मामला। एक नजर डालते हैं। 1984 में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड से निकली थी जानलेवा गैस और गैस त्रासदी के जहरीले कचरे को अब नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। पीथमपुर में इस कचरे को नष्ट किया जाना है। पीथमपुर के लोगों ने इसको लेकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर इसका विरोध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर आज सुप्रीम सुनवाई होनी है। इधर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। आमजन को विश्वास में लेकर ही कचरा नष्ट किया जाएगा, ये कहना है सीएम का। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर इस कचरे को नष्ट करने का अभी विरोध किया गया है और इसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।
वहीं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में आज सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन के सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के बाद जमीन का कब्जा लेने और दोबारा मंदिर निर्माण के लिए 18 मुकदमे दाखिल किए हैं। इससे पहले इस मामले की सुनवाई 16 दिसंबर को हुई थी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे ठंड की। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। और कम डाल पर असली डाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कई एक जगहों पर भारी बारिश और बर्फबारी हुई है। ठंडी हवाएं भी चली हैं, जिसके चलते पर्वतीय राज्यों से लेकर पंजाब, हरियाणा और मध्य और पूर्वोत्तर भारत तक सर्दी का सितम जो है वो बढ़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी अगले 2 दिनों तक पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ बर्फ गिरने की आशंका जताई जा रही है और इसकी वजह से सर्दी के कम होने की कोई भी उम्मीद नहीं है। यही नहीं, 10 से 12 जनवरी के बीच पश्चिमी हिमालयी राज्यों में एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई गई है और इसके प्रभाव से भारी बर्फबारी के साथ बारिश होने के आसार है। हिमाचल प्रदेश में भी रविवार को रोहतांग समेत कई ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। 7 जनवरी को ऊंचाई वाले इलाके में हिमपात की संभावना है। प्रदेश में 11 जनवरी तक कोहरे को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही साथ जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग में कुपवाड़ा, बारामूला सहित कई एक क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। ठंड की वजह से राजौरी और पुंछ को शोपियां कश्मीर से जोड़ने वाले मुगल रोड को भी नहीं खोला जा सका है। वहीं पूरे दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का असर देखा जा रहा है। हरियाणा के सिरसा सहित कई एक जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब के बठिंडा, बरनाला, मुक्तसर, मोगा और चंडीगढ़ सहित कई जिलों में घना कोहरा और शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार, झारखंड में भी आज शीतलहर का प्रकोप रहेगा। तो वहीं ठंड की वजह से कई एक स्कूलों को बंद कर ऑनलाइन कक्षाएं चलाने का आदेश दिया गया है। चंडीगढ़ में 8वीं तक की कक्षाओं को बंद कर दिया गया है और सुबह 9 बजे से इसे कर दिया गया है। तो वहीं 9वीं से और 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चलेंगी। झारखंड में भी 8वीं तक के स्कूलों को 7 से 13 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। 9वीं और 12वीं की कक्षाएं पहले के समय के अनुसार चलती रहेंगी। बिहार की राजधानी पटना में भी 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 11 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया गया है और 6 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, रामपुर और बिजनौर जिलों में बारिश की आशंका जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में आज सुबह और शाम को जबरदस्त कोहरा छाया रहेगा। अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस
और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। कोहरे के कारण रविवार को पटना एयरपोर्ट पर दृश्यता 900 मीटर भी नहीं थी और इसी वजह से विमानों का परिचालन 12:30 बजे के बाद ही शुरू हुआ। खराब मौसम के कारण पटना और दरभंगा एयरपोर्ट से 16 विमानों की उड़ानें रद्द कर दी गईं। पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे की वजह से कई क्षेत्रों में दृश्यता शून्य रही। इससे हवाई सेवा और रेलवे दोनों प्रभावित रहे। तो सर्दी जो है अपना सितम ढा रही है। शिमला से हमारे साथ हमारी सहयोगी मुस्कान जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। मुस्कान, जिस तरह से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, उसका असर मैदानी जो इलाके हैं उन पर भी देखा जा रहा है और पूरे उत्तर भारत में जिस तरह से सर्दी अपना सितम ढा रही है, उससे जहां यातायात प्रभावित हो रहा है, सड़क मार्ग प्रभावित हो रहे हैं, वहीं बच्चों को भी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। स्कूल भी कई जगह पर बंद है। जी शैला, हिमाचल प्रदेश में आज से जो है मौसम करवट लेगा और ये संभावना जताई गई है कि जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं प्रदेश के और जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ बर्फबारी और बारिश का जो है आज मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जो ऑरेंज अलर्ट है वो जारी किया गया है। मैं आपको बता दूं कि बीती रात रविवार को जो पश्चिमी विक्षोभ है वो सक्रिय हुआ था, जिसकी वजह से आज जो है राज्य के 7 जिलों जिनमें कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, लाहौल स्पीति और शिमला वाले जो इलाके हैं, इन जिलों के जो उच्च पर्वतीय इलाके हैं वहां पे जो है बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि जो बीते रोज है 4 से 5 दिनों तक वो मौसम जो है जो प्रदेश में साफ रहा था, उसकी वजह से तापमान में कहीं ना कहीं 3 से 4 डिग्री की वृद्धि देखी गई थी। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार आज से 7 जनवरी तक जो है वो बारिश और बर्फबारी का अलर्ट किया गया है और इस दौरान मैदानी इलाकों में जो है वो कोहरे का अलर्ट और बर्फबारिश का अलर्ट जो है जारी किया गया है। और अगर मैं बात करूं उच्च पर्वतीय इलाकों की, तो लाहौल स्पीति और जो मनाली के जो इलाके हैं वहां के उच्च पर्वतीय इलाकों में रात को जो है हल्की बर्फबारी दर्ज की गई थी। वहीं चंबा जिला का जो सच पास है और कोकसर और जो सिसु वाले जो इलाके हैं वहां प्रशासन ने जो पर्यटक आ रहे हैं उनको जाने की मनाही की है। उन्हें सलाह दी गई है कि जो बर्फबारी वाले इलाके हैं जहां पे कोहरा जम रहा है सड़कों पे, वो उस तरफ ना जाएं, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि जो आवाजाही है वो मुश्किल हो जाती है सड़कों पे और अमूमन ऐसे जो इलाके हैं वहां फिर जो गाड़ियों का है चलना मुश्किल हो जाता है। तो प्रशासन जो है जो पर्यटक आ रहे हैं राज्य में उन्हें एहतियात बरतने की भी सलाह दे रहा है। मुस्कान, इस दौरान जनजीवन किस तरह से चल रहा है, लोगों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना किस प्रकार से करना पड़ रहा है और कब तक उम्मीद है कि ये सब मौसम में कुछ सुधार आएगा? जी, जो शैलज जो हिमाचल के उच्च पर्वतीय इलाके हैं, खासकर जो लाहौल स्पीति है या किन्नौर है या कुल्लू के जो उच्च पर्वतीय इलाके हैं, वहाँ पे जो तापमान है वो न्यूनतम से नीचे चल रहा है। तो वहाँ जो है जो पानी है, जो झरने हैं वो जमने लग गए हैं। तो जो लोग हैं उनको पीने का पानी भी जो है वो इस समय नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए उनको बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है। हालांकि प्रदेश के जो स्कूल हैं, जो बाकी शिक्षण संस्थान है वो इस समय बंद है, तो बच्चों को इस टाइम जो है वो थोड़ा राहत में है कि उनको ठंड में बाहर नहीं निकलना पड़ रहा है। जो लोग लेकिन आवश्यक कार्यों से बाहर निकल रहे हैं उन्हें जो है वो ठंड की मार इस समय झेलनी पड़ रही है। मुस्कान, जिस तरह से अभी वहां पर पर्यटक भी काफी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, क्योंकि बर्फबारी का आनंद लेने के लिए बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं, तो ऐसे में पर्यटकों को कोई असुविधा ना हो उनके लिए क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं? शैला, पर्यटक जो हैं उनके लिए मैं जैसे कि आपको बता रही थी कि जो इलाके हैं खासकर जहां कोहरा पड़ रहा है वहां जो प्रशासन है उन्होंने होमगार्ड की तैनाती कर रखी है। जो जेसीबी मशीनें हैं वो ऐसे स्थानों पे वहीं प्री पोजीशन कर दी गई हैं ताकि अगर ऐसी जो कोई सिचुएशन है जो वहां पे पैदा होती है जिसकी वजह से पर्यटकों की गाड़ियां फंस जाती है या पर्यटक कहीं है कि ट्रैकिंग करते हुए कहीं फंस जाते हैं तो उन्हें तुरंत ही निकाल लिया जाए। लेकिन हालांकि प्रशासन द्वारा जो है पर्यटकों को ये सलाह दी गई है कि वो मौसम की जानकारी पूरी रखे और ऐसी जगह अगर वो जा रहे हैं जहां उन्हें लगता है कि बर्फबारी काफी ज्यादा है तो वो प्रशासन के भी जो है वो टच में रहे। और जो पुलिस है, जो प्रशासन है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि जो हिमाचल आने वाले पर्यटक हैं उनको किसी तरह की असुविधा ना हो। और अगर पर्यटकों की मैं बात कर रही हूं तो पर्यटन विभाग की तरफ से हिमाचल में पर्यटकों का और बढ़ावा देने के लिए निगम के होटलों में 15 अप्रैल तक जो है डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो पर्यटक यहाँ पे आ सकते हैं और हिमाचल की खूबसूरत वादियों का आनंद ले सकते हैं।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान। आपके पीछे हम उन वादियों का नज़ारा देख भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और नया सवेरा में अब हम बात करेंगे महाकुंभ की। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं और इस महाकुंभ में करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। इस दौरान लोगों के लिए संचार व्यवस्था अच्छी रहे, इसके लिए सरकारी और निजी कंपनियों ने कई जगहों पर टावर लगाए हैं और इस बारे में प्रयागराज महाकुंभ से जायजा लिया है हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह ने। वो आपको दिखाते हैं। महाकुंभ की तैयारियां केवल सरकार नहीं कर रही है, निजी कंपनियां भी कर रही हैं। जो निजी कंपनियां मोबाइल को नेटवर्क प्रोवाइड कराती हैं, उन कंपनियों ने यहाँ 128 टावर लगाए हैं और लगभग पूरे कुंभ के दौरान 30 करोड़ से अधिक लोगों को नेटवर्क सुविधा उपलब्ध कराएंगी। आप देखिए किस तरीके से टावर लगाए गए हैं और इसको इस तरह डिजाइन किया गया है कि कहीं भी खड़ा करके और पूरी सुविधा दी जा सके। हमारे साथ कुछ काम करने वाले लोग हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या सुविधाएं हैं। हमारा 128 टावर लगा हुआ है यहाँ पे, जो समझे 30 करोड़ तक यहाँ पे हम जनता संख्या को मतलब इसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेटवर्क है यहाँ करवा सकते हैं हम लोग। यहाँ पे 30 से 35 करोड़ तक का हमारा टारगेट है, सबको हम नेटवर्क प्रोवाइड करवा दें। ये हमारा जो है रनिंग वाला टावर है, हम जिससे इसको इंस्टॉल करके कहीं इस जगह इंस्टॉल करके इसको हम लोग रन करके इसमें जो भी जियो का, अपना वोडाफोन का और अपना VI का भी लग जाएगा और BSNL का भी लग जाएगा और एयरटेल का भी लग जाएगा। आप जब आएँ तो नेटवर्क के सहारे, आप मोबाइल के सहारे अपने घर से जुड़े रहें, अपने प्रियजनों से जुड़े रहे हैं। कोई सुख या दुख की खबर हो तो आप उन तक पहुंचा सकें। प्रयास करिए कि सुख की ही खबर यहां से जाए। महाकुंभ इस तरीके से बनाया गया है, इस तरह से व्यवस्था दी गई है कि खुशी से आएँ और खुशी से अपने घर जाएं। ये व्यवस्था प्रयास किया गया है कि दी जाए। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ रामेंद्र सिंह, DD न्यूज, प्रयागराज महाकुंभ। तो महाकुंभ 2025 के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। प्रयागराज में पहली बार यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट के सहयोग से निजी कंपनी एवो लाइफ स्पेस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस डोम सिटी तैयार कर रही है। ये गोलाकार गुंबदनुमा घर हैं जो अत्यधिक सुविधाओं से लैस होंगे। कैसे लैस होंगे, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। प्रयागराज के महाकुंभ में पहली बार डोम सिटी बनाई जा रही है। तमाम सुविधाओं से लैस है ये डोम सिटी। देश विदेश से जो श्रद्धालु आते हैं, अगर वो ज्यादा सुविधा वाली जगह पर रुकना चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था इस बार महाकुंभ 2025 में प्रयागराज में की गई है, डोम सिटी में। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुविधाजनक। जो भी इनफैक्ट जो भी बाहर से लोग आते हैं उनको यहाँ पर कुंभ के मेला ग्राउंड में क्षेत्र में बहुत सारी चीजें होती है, फैसिलिटीज उनको चाहिए होती है। तो यहाँ मैंने देखा कि यहाँ ऑलमोस्ट सारी सुविधाएं उन्होंने उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया है। जो लोग, जिनको लगता है कि थोड़ी दिक्कत झेलनी पड़ती है कुंभ के मेले में, तो उनके लिए ये एक सुविधा वाली जगह बनाई गई। यहाँ पर जो शहर है बसाया गया है ना, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत। आप आइए, इसको महसूस करिए, इसको महसूस करिए। आप जिंदगी में एक बार आना तो बनता ही है यहाँ पर। सबसे पहले तो योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। इतनी अच्छी व्यवस्था है और जैसा कि आपने डोम सिटी के विषय में बताया, एक वास्तव में एकदम दिव्य चीज है, दिव्य कुंभ है। यहाँ पर लोगों को आना चाहिए, सारी सुविधाएं हैं और जिन लोगों ने बुक कराया है वो तो अद्भुत आनंद लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे अच्छी बात जो है कि अगर आप उसके कर्टेन हटा देते हैं तो 360 डिग्री विजन है। किसी भी क्षेत्र से, किसी भी एरिया से आप पूरा यहाँ का दृश्य देख सकते हैं। बहुत ही अलौकिक, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। यूपी सरकार ने तमाम ये कोशिश की है, सुनिश्चित किया है कि ये जो डोम सिटी है इसमें अलग अलग सुविधाओं वाले लग्जरी कॉटेज भी मौजूद है। तो महाकुंभ 2025 का एक नया अनुभव आपको इस बार देखने को मिलेगा। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और मेला क्षेत्र में धीरे धीरे सभी अखाड़े आने लगे हैं। 13 जनवरी से शुरू होने जा रहे इस विशाल मेले में जो अखाड़े पहुंच गए हैं उनकी ओर से व्यवस्था भी संभाल ली गई है और उन्हीं में से एक है जूना अखाड़ा।
जूना अखाड़ा ने दूर दराज से आए श्रद्धालुओं और सन्यासियों के लिए भोजन की व्यवस्था की है। यहाँ भक्तों के रहने की भी व्यवस्था की गई है। अखाड़ा उन लोगों को भी भोजन करा रहा है जिनके पास भोजन की सामर्थ्य नहीं है। जूना अखाड़ा महत्वपूर्ण अखाड़ा है जो महाकुंभ में सबसे पहले स्नान करेगा। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने यहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और कहा कि सुरक्षा के सारे इंतजाम चाक चौबंद हैं। पूरे मेला क्षेत्र में सीसीटीवीज लगे हुए हैं। मेले में सैनिक वर्दी में भी होंगे और साधारण वेशभूषा में भी रहेंगे। पैरामिलिट्री और छावनी के सामंजस्य से भी सुरक्षा के इंतजाम रहेंगे। यहाँ पे सारे हमारे मेला क्षेत्र जो है वो सीसीटीवी के द्वारा कवर्ड है और इसके साथ साथ हम ग्राउंड पे भी आप हमारे फुट सोल्जर रहेंगे और सादे में भी रहेंगे और हम पूरी तरीके से इक्विप भी रहेंगे ताकि किसी तरह की कोई घटना कारित नहीं होने पाए। पैरामिलिट्री के लोग आ भी चुके हैं, सेना के लोग यहाँ छावनी है और पूरी तरीके से इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन सभी विभागों के कोऑर्डिनेशन से कार्य चल रहा है। इसके लिए हमारे इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है, ICCC है, वहाँ लगातार लोगों की बैठकें हो रही है। जो यहाँ फील्ड के अधिकारी हैं वो सभी के साथ समन्वय बना के चल रहे हैं और हम लोगों ने इस पूरे महाकुंभ के दौरान 40 से 50 करोड़ लोगों के स्नान करने की और उनको सकुशल गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। और रामेंद्र सिंह प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। रामेंद्र, सुप्रभात। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। पूरी कोशिश है इस महाकुंभ को दिव्य, भव्य और नव्य बनाने की। पूरी कोशिश है कि यहां पर इस बार जो लोग आए वो एक अलग और खास अनुभव लेकर जाएं। बिल्कुल सहला, अगर प्रयागराज की धरती की बात करें, महाकुंभ की बात करें तो यहाँ के रंग निखरने लगे हैं। आप जिस तरफ जाएंगे, हालांकि अभी बहुत सारी जगहों पर काम चल रहा है, घाटों का निर्माण किया जा रहा है, कई पुल का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन ओवरऑल लगभग 70-75% काम इन लोगों ने पूरा कर लिया है। और जो भी महाकुंभ आएगा यहाँ के अलौकिक छटा पूरे जीवन के लिए अपने साथ लेकर जाएगा। गंगा यमुना त्रिवेणी में स्नान करें, पूर्ण लाभ प्राप्त करें और दुनिया की जो संस्कृति है एक दूसरे को जो जोड़ रही है वो भी आपको दिखेगी। यहाँ बाइलिंगुअल अधिकारियों को लगाया गया है कि जिससे एक बाहर से आने वाले लोगों को सूचना दे सकें किस सेक्टर में जाना है, किस अखाड़े में जाना है। तो इस तरीके से पूरी तैयारियां सरकार ने की है और प्राइवेट सेक्टर ने भी बड़ी तैयारियां की है। प्राइवेट सेक्टर ने जहां नेटवर्किंग बहुत अच्छी दी है, वहीं डोम सिटी का निर्माण कर रहे हैं। कई प्राइवेट कॉटेज बनाए गए हैं जहां लोग रुक सकते हैं। तो जो लोग कुंभ आना चाहते हैं वो निश्चित होकर आए। सरकार की जिम्मेदारी और यहाँ के समाज की जिम्मेदारी है कि कुंभ के बाद आपको सुरक्षित घर पहुंचाएगा। बिल्कुल रामेंद्र, और भी कई सारी चीजें हैं जो इस बार बहुत नई हैं। जैसे कि स्वच्छता की बात की जाए तो स्वच्छता के लिए नई नई शुरुआत हुई है। एक थाली एक थैला शुरुआत ले लीजिए, या फिर प्लास्टिक मुक्त कुंभ बनाने की बात कर लीजिए। उसके अलावा तमाम सारी संस्थाएं हैं जो आगे आ रही हैं और लोगों को जो जरूरतमंद हैं उनको मुफ्त में भोजन कराने के लिए और भी तमाम सारी चीजें इस बार कुंभ के इस मेले में देखने को मिलेंगी। देखिए सहला, ये महाकुंभ पूर्ण की जगह, यहाँ जो भी आता पूर्ण कमाने आता है। वो अपने जो भी अहंकार है उसको घर छोड़कर आता है, अपनी जो पद प्रतिष्ठा है वो घर छोड़कर आता है। जब महाकुंभ में प्रवेश करता है तो ये सोच के आता है कि मैं ऐसी नगरी आए हैं जहाँ हमको देने के लिए आए हैं। बहुत सारे धर्मार्थ चिकित्सालय चल रहे हैं, बहुत सारे धर्मार्थ भोजनालय चल रहे हैं, बहुत सारे जो अखाड़े लगे हैं। आपने स्टोरी दिखाई, जूना अखाड़े में 1 महीने पहले से भोजन शुरू कर दिया गया है। बहुत सारे मजदूर हैं यहाँ, बहुत सारे सफाई कर्मी यहाँ हैं जो रोज भोजन करते हैं और बड़े प्रेम से भोजन परोसते हैं। राम पूड़ी, राम दाल, राम सब्जी, सबके आगे राम लगा है उनके। इस तरीके से पूरी व्यवस्था की गई कि यहाँ आने वाला व्यक्ति
भूखा न रहे, उसको कोई असुविधा ना हो। और सफाई की व्यवस्था तो आपको कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं कि रियल सफाई पूरी तरीके से वो व्यवस्था की गई है कि एक भी कूड़ा आपको नहीं मिलेगा, पूरी सफाई चाक चौबंद रहेगी। तो इस तरीके से पूरी सरकार ने व्यवस्था की है। पैंटून पुलों का निर्माण कर दिया गया कि इधर से उधर जाने के लिए नाव का ज़्यादा उपयोग न करना पड़े, पैंटून पुल से जाएं जिससे सुविधाजनक तरीके से जा सकें। लकड़ी के अलाव जलाए गए हैं कि सर्दी के कारण आप वहाँ खड़े हो सकें, आग ताप सकें। तो इस तरीके से पूरी व्यवस्था की गई है। सरकार ने भी इस व्यवस्था में सहभागिता की है और समाज ने भी की, दोनों ने सहभागिता की इसमें। सैला, बिल्कुल सरकार के तो है ही प्रयास, लेकिन जो समाज की ओर से प्रयास देखने को मिल रहे हैं वो सही मायनों में सराहनीय प्रयास हैं। तमाम संस्थाएं आगे आ रही हैं, तो आम जन की ओर से भी बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। आप तो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आपको देखने को मिल रहा होगा कितने उत्साहित हैं वहां के लोग। सहला, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी पर्यटक श्रद्धालु यहाँ आ रहा है वो ये कहते हुए जा रहा है कि योगी और मोदी को हम धन्यवाद देते हैं कि इस तरीके के कुंभ का आयोजन किया है, जो शायद कभी किसी ने सनातन धर्म की नगरी में तो नहीं देखा होगा। पुरातन में कैसे कुंभ होते रहे हम नहीं जानते हैं, लेकिन इस तरीके के कुंभ का डिजाइन नहीं तैयार किया गया कि दूसरे प्रदेशों में जहां अगली बार कुंभ लगने हैं वो लोग देखने आ रहे हैं कि किस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है। योगी स्वयं इसको मॉनिटर कर रहे हैं। कल हम मेला अधिकारी के चैम्बर में बैठे थे तो एक एक चीज जो मुख्यालय पर बैठे अधिकारी हैं, मेला अधिकारी से बात कर रहे हैं, किसी साधु संत को तकलीफ ना हो, किसी मठ को तकलीफ ना हो, सभी को कोहरे पाले में ये व्यवस्था रहे कि लोगों को कोई संकट ना आए। तो इस तरीके से डिजाइन किया गया। जब सरकार निर्णय लेती है, जब सरकार किसी के साथ खड़ी रहती है तो इस तरह के महाकुंभ होते, नहीं तो और भी महाकुंभ हुए दूसरी सरकारों में हुए हैं, उनमें और इनमें जमीन आसमान का अंतर है। चला अगर यहाँ कोई आएगा तो बहुत सारी ऐसी चीजें लेकर जाएगा जो दिमाग में रहेंगी उसके कि किस तरीके से कुंभ में आए और कैसा कुंभ था, किस तरीके से देश दुनिया के लोग आए। कल बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो रूस से आए थे, कोई अमेरिका से आए थे। कल हम गए थे अवधेशानंद गिरी जी का जो शुभारंभ था, क्या शानदार बनाया और वहाँ कॉटेज दे रहे हैं वो। तो ऐसे लोग भी आ सकते हैं जिनको लगता है कि सुख सुविधा के साथ कुंभ में जाएं। वो अखाड़ों में भी व्यवस्था है, डोम सिटी है, तमाम और सिटीज बनाई गई हैं, और जो श्रद्धा के साथ आना चाहते हैं उनके लिए भी व्यवस्था है। दोनों लोगों के लिए कुंभ तैयार हो रहा है। आप लोग आइए, स्वागत है कुंभ की धरती, प्रयागराज की धरती, संगम की धरती आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। बिल्कुल भव्य और दिव्य जो महाकुंभ होने जा रहा है उसका नजारा तो पूरी दुनिया देखेगी। अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो उसकी दिशा में भी बहुत सारे प्रयास किए गए। जिस तरह से सीसीटीवी लैस है, पूरा ये एरिया छावनी एक तरह से बना रहेगा और चप्पे चप्पे पर पुलिस के जो अधिकारी हैं वो आम वेशभूषा में भी रहेंगे। किस तरह से आप देखते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि जो बाहर से भी आगंतुक आ रहे हैं, विदेशों से भी आ रहे हैं, उनको भी कोई असुविधा ना हो? जबरदस्त सुरक्षा है। आप जान लीजिए कि यहाँ थल नभ जल तीनों जगह सुरक्षा प्रदान की गई है। एआई से कनेक्ट किया गया है। जितने पुल पंटून के बनाए गए हैं उनमें एआई कैमरे लगाए गए। जब आप निकलोगे वहां से तो आप चिन्हित हो जाओगे कि कौन सा, और आईडी कार्ड रहेगा कि चिन्हित होते रहेंगे कौन इधर से उधर जा रहा है। तो कहीं भी आप खो जाओगे तो एआई के माध्यम से खोजा जाएगा। पुलिस ने कंट्रोल रूम बना रखा और कंट्रोल रूम के माध्यम से सारी चीज़ों को नियंत्रित करेगा कि कहाँ भीड़ ज़्यादा है, कहाँ पुलिस की ज़रूरत है। और इसको देखिए एक पूरा जिला बना दिया गया है। यहाँ जितने सेक्टर हैं उतने थाने बनाए गए हैं, उनमें सीओज पोस्ट किए गए हैं, सीनियर ऑफिसर पोस्ट हैं। तो पूरा नियंत्रित रहेगा। जो आईबी के इनपुट मिले हैं उसको देखते हुए भी सुरक्षा की तैयारी की जा रही है कि कोई विघ्न ना पड़े कुंभ में। इसके लिए व्यापक तैयारियां हैं और पुलिस कई बार बाबाओं के भेष में आपको पुलिस के जवान मिल जाएंगे, कई अघोरियों के भेष में आपको पुलिस के जवान मिलेंगे। इस तरीके से पुलिस ने व्यवस्था की है कि कहीं भी कोई चूक हो तो उनकी निगाह में रहे। ये व्यवस्था कुंभ में की गई। सैला, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रामेंद्र, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो ये थी खबरें महाकुंभ से जुड़ी हुई। और आप
आपको बता दें कि केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इस्पात उद्योग के लिए PLI योजना 1.1 का शुभारंभ करेंगे और आवेदन आमंत्रित करेंगे। इससे 14,760 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा इस्पात मंत्रालय की PLI योजना से 27,106 करोड़ रुपए के निवेश और करीब 8 मिलियन टन स्पेशलिटी स्टील के अनुमानित उत्पादन की संभावना है। नवंबर 2024 तक कंपनियों ने पहले ही 18,300 करोड़ का निवेश कर दिया है और 8,660 से अधिक रोजगार सृजित किए हैं। केंद्र सरकार की PLI स्कीम की अवधारणा 2020 के वैश्विक लॉकडाउन के दौरान तैयार की गई थी। इसमें घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। शुरुआत में 3 क्षेत्रों के लिए शुरू की गई PLI योजना को बाद में नवंबर 2020 में विस्तार देते हुए इसमें स्टील को भी शामिल कर लिया गया। इस्पात मंत्रालय लगातार इस योजना के तहत भाग लेने वाली कंपनियों के साथ बातचीत कर रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि अधिक भागीदारी को आकर्षित करने के लिए इस योजना को फिर से अधिसूचित करने की जरूरत है। और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिए आज गुवाहाटी में एक समीक्षा बैठक करेंगे। लगभग 50 करोड़ रुपए की प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इन परियोजनाओं से पूर्वोत्तर क्षेत्र में मत्स्य पालन क्षेत्र को आगे बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र के मत्स्य पालन लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे, जिनमें NFDP रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र, KCC कार्ड, सर्वश्रेष्ठ FFPO और मत्स्य पालन स्टार्टअप के लिए पुरस्कार शामिल हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और SP सिंह बघेल सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों के मत्स्य पालन मंत्री भी इस बैठक में भाग लेंगे। ये इवेंट हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जाएगा। नया सवेरा में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मैसेज आया है कि ये ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्ट कर लो, रातों रात शेयर के भाव डबल हो जाएंगे। कर लो डाउनलोड, अगर पैसे से हाथ धोना हो तो। डॉक्टर रोगी कुमार, MBBS हूँ, MURKH नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और नया सवेरा में अब बारी है अखबारों की सुर्खियों की। और अखबारों की सुर्खियां लेकर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी सहयोगी भावना नैयर। सुप्रभात भावना, क्या कुछ है आज अखबारों से? सुप्रभात शैला, अगर अलग अलग अखबारों की बात करें तो आज कुछ बेहद ही प्रमुख खबरों को प्रकाशित किया गया है। उसमें दिल्ली का दंगल जो है बेहद ही रोमांचक होता जा रहा है। जी हाँ, दिल्ली का चुनावी दंगल इस समय आप और बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप के बीच घूम रहा है कहीं ना कहीं। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको आड़े हाथों लेते हुए कहा और प्रहार करते हुए कहा कि आपने पिछले जो भी 10 सालों का काम किया उसमें दिल्ली को पीछे धकेला। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर भाजपा की सरकार आती है तो दिल्ली वासियों की समस्या जो है वो दूर होगी और विकास कार्यों में आएगी तेजी। इसके साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल भी जल्द ही बच सकता है, क्योंकि आज मतदाताओं की अंतिम सूची आने वाली है और ऐसे में जल्द ही दिल्ली के विधानसभा चुनावों की घोषणा भी हो सकती है। अगर पिछले साल की बात करें तो 6 जनवरी को आज ही के दिन अंतिम मतदाता सूची जब 2020 में आई थी तो आज ही के दिन चुनावों की
घोषणा हो गई थी। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में दिल्ली के विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। अगर अगली खबर की बात करते हैं तो अगली खबर महाकुंभ से जुड़ी हुई है, अलौकिक अद्वितीय महाकुंभ से जुड़ी हुई है। जी हाँ, संगम की नगरी इस समय तैयार है, आध्यात्म की नगरी तैयार है महाकुंभ के लिए। और ऐसे में सिर्फ महाकुंभ ही नहीं होने जा रहा है, इसके साथ कुंभ होने जा रहा है, स्वास्थ्य ज्ञान का संगम भी होने जा रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और समाज सेवा का भी यहाँ कुंभ लगेगा। आपको बता दें कि 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ होने जा रहा है और ऐसे में देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालु इस यहाँ डुबकी लगाने वाले हैं। उसके साथ साथ समाज के प्रति समर्पित संस्थाएं और जुनूनी लोग प्रकृति एवं मानव मात्र की सेवा का संकल्प करते हुए भी दिखाई देंगे। और ज्ञान का महाकुंभ लगने जा रहा है 10 जनवरी को प्रयागराज की नगरी में और राष्ट्रीय संकल्पना विषय पर शिक्षाविदों का समागम होने वाला है और 7 फरवरी को निजी शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका पर राष्ट्रीय सम्मेलन होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आ रही है दैनिक जागरण से, जहां अब खुफिया तंत्र को मजबूत करने के तर्ज पे इंटरपोल की तरह एक भारत पोल की भी शुरुआत होने जा रही है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन करने वाले हैं और इंटरपोल की तर्ज पर सीबीआई ने ये पोर्टल बनाया और इस पोर्टल की बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि देश के तमाम राज्यों की पुलिस, एनआईए, सीबीआई, ईडी और तमाम जांच एजेंसियां इसमें शामिल होने वाली है और भारत की पहुंच ऐसे मामलों में जहां आतंकवादी गतिविधियां, संगीन अपराध, साइबर अपराध, सेक्स रैकेट, नार्को और अन्य मनी लॉन्ड्रिंग केस, इन सभी जांच एजेंसियों के रेडार में होने वाले हैं। तो बेहद ही महत्वपूर्ण है, मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर सेक्स रैकेट तक मोस्ट वांटेड जो होंगे वो इस शिकंजे में आएंगे, यानी कि भारत पोल के शिकंजे में आएंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर भी बेहद ही महत्वपूर्ण है, विदेशी छात्रों के लिए काम की खबर है, क्योंकि जो विदेशी छात्र भारत के उच्च शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए 2 विशेष श्रेणी के वीजा की शुरुआत की जा रही है, जिसमें है ई छात्र वीजा और ई छात्र एक्स वीजा। ऐसे ये 2 वीजा है जो स्टडी इन इंडिया पोर्टल का उपयोग इनको करना होगा और आप इन 2 वीजा के माध्यम से विदेशी छात्र भारत में शिक्षा, जो उच्च शिक्षा है उसको ग्रहण करने में इसका फायदा उठा सकते हैं। और आपको बता दें SII पोर्टल से उन विदेशी छात्रों को दाखिला प्रक्रिया में सुविधा प्रदान होगी। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर हिंदुस्तान से है, जो सेना क्षेत्र को बढ़ावा देने की खबर है। सेना के लड़ाकू विमान लंबी दूरी के ग्लाइड बम से लैस होंगे। जी हाँ, ये बेहद ही महत्वपूर्ण खबर। सुखोई को घातक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम से लैस करना होगा और इन बम के से बंकरों तथा उन मजबूत ढांचों को भी ध्वस्त करना संभव हो सकेगा जो आमतौर पर मिसाइलों के हमलों से नष्ट नहीं हो पाते हैं। और जाते जाते एक महत्वपूर्ण खबर का और रुख कर लेते हैं। गणतंत्र दिवस आने वाला है, ऐसे में सभी की नज़र झांकियों पर रहती है और इस बार एक झांकी है, एक नृत्य है जिस पर बेहद ही खास नज़र रहने वाली है, वो है झिझिया। ये है मिथिला का लोक नृत्य। जी हाँ, मधुबनी पेंटिंग से बिहार को तो जानते हैं, लेकिन झिझिया से भी अभी इस समय रूबरू होंगी, क्योंकि ये मिथिला का लोक नृत्य है और मिथिला की अनुष्ठानिक नृत्य झिझिया इसमें अब शामिल किया गया है। इस बार की जो थीम रखी गई है वो जयति जय मम भारतम है, जिसमें 29 लोक नृत्य और 22 जनजातीय नृत्यों का प्रदर्शन होना है और इसमें झिझिया को इस बार शामिल किया गया है, जिसमें बिहार से 6 टीमें आई हैं और इसके लिए विशेष प्रशिक्षण भी ले रही हैं। तो शैला, अलग अलग बाहरों से आज ये कुछ थी प्रमुख खबरें। बहुत बहुत धन्यवाद भावना, बहुत कम समय में आपने बहुत कुछ अखबारों से समेटकर हमारे दर्शकों तक पहुंचाया, धन्यवाद। और अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। मैक्सिको के विला हेर्मोसा में एक बार पर हुए हमले में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। रात 9 बजे के करीब अज्ञात हमलावरों ने बार में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए मॉस्को आने की योजना वाली अटकलों पर विराम लगा दिया है और इसे झूठा बताया है। सरकार के प्रवक्ता स्टीफन हेबेस्ट्राइट ने बताया है कि जर्मन सरकार इस दावे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रही है। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली ने जॉर्ज रोड्रिग्स को 2025 की विधायी अवधि के उद्घाटन सत्र के दौरान अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना है। ये लगातार 5वां वर्ष है जब रोड्रिग्स चाविस्टा बहुमत विधानसभा का नेतृत्व करेंगे। अमेरिका में रविवार को आए साल के पहले शीतकालीन तूफान से कांसास और मिसौरी में बर्फीले तूफान से हालात खराब हो गए हैं। पूरे अमेरिका में 6 करोड़ से अधिक आबादी के इस शीतकालीन तूफान से प्रभावित होने की आशंका है। आज ओहायो के सिंसिनाटी में 7 से 10 इंच के बीच बर्फबारी होने की आशंका।
और अब बात कारोबार की। इलेक्ट्रिक पब्लिक फास्ट चार्जिंग स्टेशन के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे पर 80%, जबकि कुछ मामलों में 100% तक सब्सिडी दी जाएगी। ये सब्सिडी 2000 करोड़ रुपए की पीएम ई ड्राइव योजना के तहत प्रदान की जाएगी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि जनवरी 2024 से भारत में औसतन मासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह 38,595 करोड़ रुपए से अधिक रहा है। साल 2024 में जनवरी सितंबर की अवधि में देश में एफडीआई लगभग 42% बढ़कर 3,61,334 करोड़ रुपए हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम मसौदा जारी किया है। नियमों में डेटा के अनधिकृत व्यावसायिक इस्तेमाल, डिजिटल नुकसान और निजी डेटा में सेंध लगाने जैसी चुनौतियों से निपटने का प्रावधान। मोबाइल सेवा प्रदाताओं को डेटा का उपयोग नहीं करने वाले ग्राहकों के लिए वॉइस कॉल और एसएमएस के लिए अलग से प्लान जारी करना ही होगा। इसकी वैधता अवधि 365 दिनों से अधिक की नहीं होगी। रेलवे के जरिए वाहनों की ढुलाई साल 2014 की तुलना में 20% बढ़ गई है। इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से दिसंबर अवधि के दौरान माल ढुलाई राजस्व भी 5% बढ़कर 973 करोड़ रुपए हो गया है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन और फ्लिपकार्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इन कंपनियों पर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई के मार्केट कॉम्पिटिशन के नियमों का उल्लंघन का आरोप है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के गुड़ का सालाना कारोबार पिछले 4 सीजन में लगभग दोगुना हो गया है। इस सीजन में यूपी में गुड़ का कारोबार 10,000 करोड़ रुपए के पार जाने की उम्मीद। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि ऋण वृद्धि दर 13% से ज्यादा रहेगी और कृषि ऋण 27 से 28 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर जाएगा। चालू वित्त वर्ष में भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की मांग 3 से 4% बढ़ने की उम्मीद। फिच रेटिंग एजेंसी ने रिपोर्ट में कहा कि इसकी वजह कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग बढ़ना है। और अब खबरें खेल जगत से। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में मिली हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य पर पूछे गए सवाल पर मुख्य कोच गौतम गंभीर ने दोनों खिलाड़ियों का बचाव किया, लेकिन भविष्य पर कोई भी फैसला गंभीर ने उन दोनों के ऊपर छोड़ दिया। फरवरी 2025 में खेले जाने वाले लेजेंड 90 लीग में पूर्व भारतीय स्टार क्रिकेटर शिखर धवन और न्यूजीलैंड के धाकड़ बल्लेबाज रॉस टेलर दिल्ली रॉयल्स की कमान संभालेंगे। हॉकी इंडिया लीग में रविवार को खेले गए पहले मुकाबले में सूरमा हॉकी क्लब ने अपनी पहली जीत हासिल की। टीम ने वेदांता कलिंगा लैंसर्स की टीम को 4-3 से हरा दिया। दिल्ली हॉकी इंडिया लीग में आज सूरमा हॉकी क्लब का सामना दिल्ली एसजी पाइपर्स से होगा। दोनों टीम के बीच ये मुकाबला शाम 8:15 बजे राउरकेला में खेला जाएगा। मौजूदा एशियाई चैंपियन वरुण तोमर ने दिल्ली के करनी सिंह शूटिंग रेंज में खेले जा रहे 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सीनियर और जूनियर पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धाओं में डबल्स का खिताब अपने नाम किया। इंडियन सुपर लीग में केरला ब्लास्टर्स ने रविवार को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पंजाब एफसी के खिलाफ खेले गए मैच में 1-0 से जीत दर्ज की। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बेलारूस की आर्यन सवालेंका ने ब्रिस्बेन इंटरनेशनल का खिताब अपने नाम कर लिया है। सवालेंका ने फाइनल मुकाबले में रूस की पॉलिना कुदरमेतोवा को 4-6, 6-3, 6-2 से शिकस्त दी। और अब खबरें सिने वर्ल्ड से। गायक और अभिनेता हिमेश रेशमिया की फिल्म बैड डैश रवि कुमार का पहला ट्रेलर रिलीज हो गया।
साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म राजा साहब 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। फिल्म थामा दिवाली के मौके पर होगी रिलीज। आयुष्मान और रश्मिका स्टारर ये पहली हाई बजट वैम्पायर फिल्म होगी। रामचरण की फिल्म गेम चेंजर 10 जनवरी को रिलीज होगी। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार। अक्षय कुमार की मूवी स्काई फोर्स का ट्रेलर रिलीज। फिल्म 24 जनवरी को होगी रिलीज। शाहिद कपूर की फिल्म देवा का टीजर जारी हो गया है। फिल्म 31 जनवरी को रिलीज होगी। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। वैसे तो ये ठंड का ही मौसम है, लेकिन जरा सोचिए अगर आपको अपने चारों ओर बर्फ की रंग बिरंगी प्रतिकृतियां देखने को मिलें तो कैसा लगेगा। तो चलिए आपको कुछ एहसास कराते हैं कुछ ऐसे ही ठंडे ठंडे पलों का। जी हाँ, दरअसल चीन में इस समय आइस फेस्टिवल चल रहा है जहां पर हर चीज बर्फ की बनी हुई है। तो आप इन खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठाइए और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।